अच्छा, सो दिस होल थिंग, ये जो सेंसरी नीड, सेंसरी इशू, बहुत सारे सेंसरी नीड होता है कि सेंसरी इशू होता है, चल क्या रहा है, ये हमारे सबके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए, राइट? तो ये बुक है, ये मैं सभी पेरेंट्स को रेकमेंड करती हूँ, रेजिंग अ सेंसरी स्मार्ट चाइल्ड। क्या क्या आपको ये स्क्रीन दिख रहा है? हम्म। हम्म? ये एक यस वंडरफुल मैम। बुक है हर बच्चे की सेंसरी नीड समझने के लिए। और ये क्लियरली बोलता है कि सेंसरी इशू नहीं होता है, हर बच्चे की सेंसरी नीड होती है, कि उस नीड को फुलफिल करने के लिए आप और हम परेशान होते हैं, इसीलिए वो इशू हमारी है, हम केयर गिवर की, हम पेरेंट्स की है, बच्चे में इशू नहीं है। ये जो वर्ड है ना, सेंसरी इशू, ये वर्ड ही गलत है। पहले ये दिमाग से आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। बच्चे की सेंसरी नीड है, कुछ डेली होती है, जो डेली डेली मीट होती जाती है, जो जैसे कि हमें भूख लगती है तो हमारा पेट खाली है इसलिए भूख लगती है, वैसे हमारे सेंसरी, मैं बातें करूंगी सारे सेंसेस के बारे में। तो हमारे जो सेंसेस है उनकी कुछ नीड्स होती है, डेवलपमेंटल डिले के कारण वो नीड्स पूरी नहीं हुई होती है, इसके कारण इन इंग्लिश इज ओके और हिंदी, जस्ट लेट मी नो दैट, श्रद्धा एंड विद्या। मैम इंग्लिश इज ओके, नो इंग्लिश प्रॉब्लम। इज बेटर, राइट? ओके, बोथ आर कंफर्टेबल मैम। ओके, सो लेट मी स्पीक इन इंग्लिश, वरना हिंदी में मैं थोड़ा वो लिंग वगैरह गड़बड़ हो जाता है, ठीक है? सो व्हेन द सेंसरी नीड्स आर नॉट मेट, द चिल्ड्रन डू सम बिहेवियर दैट इज वेरी, is not socially acceptable. That's why we parents think it's a issue, इसीलिए हम बोलते हैं बच्चे को सेंसरी इशू है, बच्चे की सेंसरी नीड है। आज के बाद से आप अपने माइंड से सेंसरी इशू वर्ड हटा दीजिए। जब तक आप अपना अप्रोच चेंज नहीं करेंगे, आपको लगेगा बच्चे में इश्यू है, जबकि सेंसरी इशू है, सेंसरी इशू है, मतलब सेंसरी नीड है, उसके कारण आपको इशू आ रही है। आप सेंसरी इशू बोलना स्टार्ट करते हैं, उससे आपको लगता है कि आपके बच्चे में इशू है। बच्चे की सिर्फ डेवलपमेंट थोड़ी स्लो है, द चाइल्ड इज जस्ट डेवलपिंग अ बिट स्लो, okay? When the child is below the age of 5, the sensory needs are higher because the child's body has not developed. I keep repeating this, I'll say this again. The animals, when they are born, गाय का बछड़ा, हाथी का बच्चा, एक हरिण का बच्चा, एक कुत्ते का बच्चा, एक बिल्ली का बच्चा, वो जब पैदा होता है ना, पैदा होते के साथ कुछ ही घंटों में उसकी आंखें खुल जाती हैं, उठ के चलने भी लगता है, माँ का दूध भी पीने लगता है। इंसान का बच्चा इज द ओनली फ्रेजाइल इन्फेंट जो पैदा होते के साथ चलता नहीं, ओके? तो हमारा बच्चा ऑलरेडी, न्यूरोटिपिकल बच्चा भी 100% डेवलप्ड होके पैदा नहीं होता है। वो जो 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, the child still is growing, okay? Like an infant the child is growing. So you have to, as a parent of a 2 to 5 year old child, please clear your mind and don't think you have a special child, he will be like this all his life, and he has sensory issues, we have to keep going to therapy centers all our lives, nothing like that, ओके? पहले आप अपना अप्रोच चेंज कीजिए, ओके? नेक्स्ट, बिफोर आई स्पीक अबाउट सेंसरी नीड्स एंड सेंसरी रेमेडीज, लेट मी टेल यू, एक बच्चा जब पैदा होता है, पहले 1 साल में उसके साथ क्या क्या ग्रोथ होता है, और कहाँ कहाँ पे हमारे बच्चे का ग्रोथ नहीं हुआ है। आप इसे रिलेट कीजिएगा, तो बीजू जी मुझे स्टॉप करके बोलिएगा, मैम यू आर राइट, मेरे बेटे के साथ ये नहीं हुआ था, या फिर उसने ये नहीं किया या वो नहीं किया, ठीक है? एलाइजा, आपने ये वाला सेशन सुना है, सो आप मुझे बताइएगा कि आपको आप अभी भी रिलेट कर रहे हो कि, ठीक है? सो दैट मीन्स दिस इज द बुक विच आई रेफर टू, ये मेरा बाइबल है हर सेंसरी नीड के लिए, ये दिस इज द बुक आई रेफर। इट वाज फॉरवर्डेड बाय टेम्पल ब्रैंडन, ये एक पेरेंट ने लिखा है, लेकिन उस पेरेंट ने खुद को ट्रेन किया है, उसके बाद लिखा है, और उसने डेली बेसिस पे अपने बच्चे पर इसके साथ काम किया है।
ठीक है। एंड वो इतनी इलेबोरेटली उसने एक्सप्लेन किया हर एक सेंसरी नीड्स पर, कि ये मैं फ्री में सबको बोल रही हूँ, मुझे इनसे कुछ पैसे नहीं मिलने वाले। मैं इस बुक को सेंसरी नीड्स का बाइबल मानती हूँ। कुछ भी हो, ये बुक पढ़ो। ये मेरे बैग में, मेरे पर्स में हमेशा हमेशा रहता था जब मेरा बेटा छोटा था। अभी भी ये बुक मेरे घर में सबसे सामने रखा रहता है। ओके, सो आई एम क्लोजिंग द स्क्रीन एंड आई एम स्टार्टिंग द, यस। सो व्हाट हैपेंस व्हेन द चाइल्ड इज जस्ट born? जब बच्चा जस्ट पैदा होता है ना, उस वक्त उसको एकदम क्लियरली सब कलर्स और सब कुछ नहीं दिख रहा होता है। उसको सब कुछ धुंधला दिखता है। उस वक्त वो अपनी माँ को, या प्राइमरी केयर गिवर जिसका वो दूध पी रहा है, जो उसको प्राइमरी ख्याल रख रही है उसका, जो उसको प्यार कर रही है, जो उसको मालिश कर रही है, जो उसका पॉटी क्लीन कर रही है, जो उसको खिला रही है, जो उसको कपड़े बदल रही है, उसको उसकी आवाज से पहचानता है और उसकी खुशबू से पहचानता है। जिस बच्चे के साथ ऐसा हुआ हो कि पैदा होने के बाद ही उसको अपनी मम्मी के साथ, चाहे कोई भी रीजन हो, ज्यादा टाइम न मिला हो, उसमें डेवलपमेंटल डिलेज अगर फिजिकली हो भी जाए, तो मेंटल डेवलपमेंटल डिलेज रह जाते हैं, कुछ सेंसरी इश्यूज रह जाते हैं। लाइक सेंस ऑफ हियरिंग, हो सकता है वो सुनता हो लेकिन सब कुछ, कुछ सेंसरी नीड्स रह जाए, या तो लाउड बोले या लाउड सुन नहीं पाए, या फिर वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं आए। हमारे बच्चे में सब में होता है। 2 से 5 6 साल की एज तक वो मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार, पापा से बहुत ज्यादा प्यार नहीं रहता, वो पप्पी ले रहे हैं। लेकिन अगर आप बच्चे को, मम्मी को पप्पी ले रहे हैं, पापा को हक कर रहे हैं, लेकिन आप अगर बच्चे को छोड़ के चले जाओ सारे दिन के बाद, और ऐसा नहीं कि वो आपको खोजेगा, मम्मी आके गले लगा लेगा। कई पेरेंट्स ऐसा करते हैं, ऐसा कंप्लेन करते हैं। विद्या, ऐसा आपको, आपने देखा है? श्रद्धा, आपको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे में वो ममता, माँ बाप से जो जुड़ाव है वो शुरुआत में कम रहता है? मेरा बेटा मेरे से बहुत ज्यादा कुछ अटैच था मैम। फिजिकली अटैच अब नहीं, इमोशनली। मेरा अगर बेटा आप दो अभी दिन तक तो छोड़ के नहीं चले उतना अटैच था मैम, लेकिन अभी रिसेंटली उसके में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है थेरेपी वगैरह यस, से, इन सब चीजों से। तो अब हम्म, वो बहुत ज्यादा अटैच्ड है, अटैच्ड। मुझसे भी और शुरुआत, अपने पापा से भी। हाँ, शुरुआत में क्या शुरुआत होता में है? मेरे हस्बैंड से नहीं था अटैच, अब हाँ, जाके उनसे अटैच हो गया है। मेरे से हाँ, कोई मतलब नहीं है, मम्मी है नहीं है कोई मतलब नहीं रहता है। पहले था कि मम्मी चाहिए। हाँ। नहीं, इसमें ना ये अटैचमेंट की बात नहीं है विद्या, ये क्या है कि वो जो सेंस ऑफ डेवलपमेंट है ना, माँ जब प्यार कर रही है वो, ये आप अगर शायद शेयर नहीं भी करो, तो आप खुद ही मन सोचना कि ऐसा कोई सिचुएशन रहा होगा तो, कि जब आपने बच्चे को गोद में लिया हो, तब आपके मन में इतना, मतलब ना, देयर इज अ रिसर्च कहता है कि माँ जब, जब बच्चा जब पैदा होता है ना, उसके बाद ही जब माँ अगर स्ट्रेस्ड हो, माँ की आंख में वो दिखता है। तो बच्चा जब उसके गोद में रहता है ना, स्ट्रेस्ड मदर का जो लुक होता है, वो उस स्ट्रेस्ड मदर के लुक से उसके बच्चे में वो स्ट्रेस ट्रांसफर होता है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि कुछ कुछ बच्चे, या तो प्रेगनेंसी में स्ट्रेस रहा होगा, फिजिकल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस। आपने, आप अगर माँ बहुत स्क्रीन देखती है ना, कुछ कुछ एडिक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो रील्स पर रील्स देखते जाते हैं। तो वैसे आप अडल्ट्स को देखोगे, वो जब बातें भी करते हैं, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में इधर उधर जंप करते रहते हैं। कभी कभी आपने ऐसे लोगों को देखा होगा, जो लोग बहुत ज्यादा स्क्रीन्स में रहते हैं, ऐसे लोगों का क्या होता है, टेंडेंसी हो जा रहा है आजकल कि वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में स्किप कर रहे हैं। अगर आप ऐसे, हाँ कैसे हो, अच्छा, अच्छी बात है, अचानक से उसने कुछ और बोल दिया, फिर उसने कुछ और बोल दिया। ऐसा भी होता है, ये बड़े लोगों में भी अटेंशन की इशू आ जाती है। इसको अटेंशन नहीं बोल सकते, इसका कुछ और मेडिकल नेम है। लेकिन द द रिसर्च सेज कि वो जो प्राइमरी केयर गिवर है, अगर उसमें स्ट्रेस है, तो वो जो बच्चे को देख रही होती है ना, वो, whatever the child, whatever is happening in the person's mind and the body, it gets transferred to the child, but not exactly. What happens is that the child's brain sees that danger, or what's happening, the child's brain gets confused. बच्चे को जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, वही उसका मोटिवेशन होता है ग्रोथ के लिए।
हर चीज हर इंसान शेयर नहीं कर सकता, लेकिन बहुत चीजें जब हम इस चीज टॉपिक के बारे में जान जाते हैं, मैं एज अ थर्ड पर्सन आपके बच्चे को देख के समझ सकती हूँ, जब वो 1 महीना का रहा होगा, जब वो 5 महीना का रहा होगा, तो वो किस सिचुएशन में बड़ा हुआ। ओके, एवरीथिंग, हर चीज की गलती बच्चे के अंदर नहीं होती है। वो जो बच्चे का पहला 1 साल का जो डेवलपमेंट है ना, वो एनवायरनमेंट उसको कैसा मिला हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है, और ये इसमें किसी की गलती नहीं है। ये मॉडर्न डे, मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक साइड इफेक्ट है। अभी मैं बताऊंगी कैसे। तो बच्चा जब पैदा होता है, तो वो उसको सब कुछ हेजी दिखता है। वो अपने पेरेंट को या अपनी प्राइमरी केयर गिवर को उसकी खुशबू से, उसकी आवाज से और उसके टच से पहचानता है। ये जितना उसको मिलता जाता है उसकी माँ से, जितना ज्यादा प्यार मिलता जाता है, जितना ज्यादा मधुर आवाज आती है माँ की आवाज, माँ के मुंह से, और जितना टच फील होता है, जितना प्यार किया जाता है, जितना उसको बॉडी टू बॉडी टच किया जाता है, उसके बॉडी को मोटिवेशन मिलता है कि वो ग्रो करे। उसके ब्रेन को मोटिवेशन मिलता है कि वो ग्रो करे। तब वो 1 महीने में सब कुछ साफ देखने लगता है। तब वो माँ का चेहरा देखता है। तब वो अपने आसपास की चीजें हल्का 2D में देखता है। 2 महीने के बाद जब वो 2D में देखने लगता है, तो उसको यहाँ से कोई आवाज आ रहा है। आपने अगर देखा होगा कि आप जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 1 महीना के अंदर बहुत सारे वो वैक्सीन स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब हम पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाते हैं, तो पीडियाट्रिशियन उसके सर के पास ऐसे करके चुटकी करके देखती है कि बच्चा ऐसे से टर्न कर रहा है कि। ये 1-2 महीने में नहीं होता है, लेकिन 3-4 महीने में होने लगता है। बेसिकली मोटिवेशन इज कि जब बच्चा सोया हुआ है, लेटा हुआ है, जगा हुआ है, उसके चारों ओर जो भी आवाजें आ रही है, वो उसको मोटिवेट करती है कि वो ऐसे करे, ऐसे करे। तब जाके उसका गर्दन स्ट्रांग होता है, स्टिफ होता है। बच्चे बच्चे का नेक 5-6 महीने में स्टिफ हो जाना चाहिए ना। ये खुद से नहीं होता है। अगर आप एक बच्चे को छोड़ दोगे ना, उसको ज्यादा केयर नहीं करोगे, उसको ज्यादा प्यार नहीं करोगे, अगर वो फुल्ली डेवलप भी हो, अगर ये चीजें उसके आसपास नहीं होगी, तो वो नेक डेवलपमेंट भी डिलेड हो जाता है, 1-2 महीने, 3-4 महीने। तो छोटा बच्चा जो पैदा होता है, उसके चारों ओर का एनवायरनमेंट उसको मोटिवेट करता है ग्रो के लिए। तो क्या हम लेट हो चुके हैं? नहीं, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, हमेशा हो सकता है, कभी भी लेट नहीं होता है। हाँ, कुछ चीजें पूरा नहीं होगी, कुछ चीजें कम होगी, लेकिन जब बच्चा छोटा है बहुत कुछ अचीव कर सकता है। ओके, जब नेक्स्ट स्टेप हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं बच्चे को टमी टाइम दो। टमी टाइम देना क्या होता है? पेट के बल लेटाना। जब बच्चे को मासी एक बार 1 मिनट। ओके, वो मेरी मेड थी, मुझे उसको सारा काम बताना। एनीवेज, सो 6 मंथ्स के एज के तक उसको सारे अपने नेक जब स्टिफ हो जाता है, तब उसका टमी टाइम दिया जाता है। जब टमी टाइम देते हैं, तो बच्चा 2D से 3D देखना स्टार्ट करता है। 2D मतलब प्लेन है, 3D मतलब कुछ चीजें आगे है। शौक है ना, कुछ चीजें आगे है, पीछे है, ऊंचा है, नीचा है, तरह तरह के कलर्स है, ये चीज बड़ा है, ये छोटा है, ये चीज पास में है तो मैं हाथ बढ़ाऊंगा। ये सब चीज जब वो देखता है ना, तब उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मोटिवेटेड होता है कि मैं हाथ बढ़ाऊं। जब बच्चा हाथ बढ़ाना स्टार्ट करता है, तब उसके हाथ में मसल्स बनने स्टार्ट होते हैं। ओके, जब वो गर्दन ऊपर करने लगता है, तब उसका 2D से 3D बनना स्टार्ट हो जाता है। सो ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके हमारे बच्चे के डेवलपमेंट में। पहले 1 साल में ये सब हो रहा होता है। फिर बच्चा बैठना सीखता है, जब वो रोल करता है, जब वो रोल करता है, बहुत सारे प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन हो रहे होते हैं।
पहले एक साल में। प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन का एक अलग क्लास मैंने किया था, वो सेशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आप बोलोगे तो मैं शेयर करूँ मेरे चैनल में। तो ये सारे ग्रोथ तभी बच्चे में होते हैं जब उसको मोटिवेशन मिलता है, जब हमें बच्चे को आजा आजा, जब बच्चा बैठने लगता है, आप जब ऐसे बुलाते हो, वो प्यार भरी आवाज, वो जो देख रहा है माँ हंस के बुला रही है, वो मोटिवेशन होता है कि वो हाथ आगे बढ़ाए, वो क्रॉल करने की कोशिश करे। और क्रॉलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है फॉर सेंसरी इंटीग्रेशन एंड प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन। आपके किसी किसी के बच्चे ने ऐसा है जो क्रॉलिंग नहीं की है? मेरा खुद का बेटा क्रॉल नहीं करता, यस मैम, नहीं क्रॉलिंग नहीं की है उसने। क्रॉलिंग नहीं करता, क्योंकि हमने ना मोटिवेट ही नहीं किया। हम क्या करते थे, मोटिवेट अरे नहीं किया मैम। हाँ, पता ही नहीं था, आपको और मुझे पता ही नहीं था, श्रद्धा, ठीक है। तो क्या है, वो जब बैठता था ना, तो मेरा बेटा अपना बम को घिस घिस के, पैर से खुद को खींच खींच के आगे बढ़ता था। लेकिन वो जो क्रॉलिंग करते हैं, तो मिड लाइन का क्रॉसिंग आता है, ऐसे ऐसे भी क्रॉस होता है, एंड वो सारी चीजें मोटिवेट होती है सेंस, ये जो मसल टोन है ना, वो डेवलप करने में। और हमने क्या किया, हम उस वक्त जब मेरा बच्चा छोटा था, तो मैं बहुत, घर का काम मुझे बहुत ज्यादा, फॉर अननोन रीजंस, वो रीजंस नहीं पता होती, बहुत काम रहता था। तो मैं क्या, और मैं बहुत वीक थी, मैं बहुत अंडरवेट अचानक थी, अचानक से ओवरवेट हो गई, एंड माय थायराइड शूटेड, एंड आई वाज नॉट वो, ब्रेन फॉगिंग होता था, और आई वाज वेरी वीक, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड होती थी, क्योंकि मैंने ब्रेस्ट फीडिंग की है 4.5 साल तक, हमारे में होता है, एंड आई थिंक इट वाज गुड फॉर माय सन। तो वो मैंने कराया, तो उसके कारण मैं बहुत वीक रहती थी, तो बच्चे को मैंने वॉकर में डाल दिया। दैट इज अनदर मिस्टेक दैट वी डू, बिकॉज हमें लगता है अरे वो बैठ रहा है, कब गिर जाएगा, चोट लग जाएगा। उस वक्त मेरा बेड काफी ऊंचा है, तो जमीन में कुछ था नहीं, तो वो बेड से लुढ़क के गिर जाता था, तो मैंने वॉकर पे रख दिया। मैं काम करती, वो सारा दिन वॉकर पे रहता था। अब वॉकर ऐसा था कि वो ऊंचा था, क्योंकि बच्चा तो छोटा था, तो उसका पैर झूलता रहता। दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट गुड। ओके, जब बच्चा खड़ा होने लगे, तब वो खुद से वॉक करे, तब वो उसकी फ्लैट पैर में आर्च बनता है, तब वो फ्लैट फीट का इश्यू नहीं रहता है। आजकल देखेंगे आप, फ्लैट फीट्स भी बहुत बड़ा हुआ है, ये जेनेटिक्स नहीं है, क्योंकि उसका आर्च टिल्ट हो चुका है। बच्चे ने इतना डब्ल्यू सीटिंग किया है, बच्चे में वो जब बच्चा क्रॉल करता है ना, तो उसके पेट में कोर स्ट्रेंथ बनता है, पेट के मसल्स होते हैं ना, वो बनते हैं बच्चा जब क्रॉल करता है। बच्चा जब बहुत देर बैठता है, तो उसके कोर स्ट्रेंथ बनते हैं, इसीलिए वो फोल्ड करके इंडियन स्टाइल में बैठना सीखता है। आपने हमने बच्चे को बहुत ज्यादा वॉकर दे दिया, और बच्चे ने क्रॉल नहीं किया है, इसीलिए उसका पैर ऑलरेडी वीक था। फिर हमने उसको और हेल्प करने के लिए, वॉक कर टाइम से कराने के लिए वॉकर दे दिया। सब कहते थे वॉकर दे दो, वो चलने लगेगा, लेकिन वॉकर में पैर उतना प्रेशर नहीं पड़ता है, क्योंकि वॉकर लिफ्ट करके रखता है। तो क्या होता है, इनके पैर में आर्च नहीं बनते हैं, इसीलिए फ्लैट फीट रहते हैं, इसीलिए डब्ल्यू सिटिंग करते हैं। कोर स्ट्रेंथ नहीं होती है, और पैर में आर्च नहीं होता है, इसीलिए ये डब्ल्यू सिटिंग करते हैं, और नॉक्ड बी नीड्स नीज बनते जाते हैं, एंड दिस इज सो बैड फॉर द चिल्ड्रन। इसीलिए आगे जाके ये खेल नहीं पाते, ज्यादा दौड़ नहीं पाते हैं, और जब दौड़ते हैं तो गिर जाते हैं। आपने देखा होगा, कोऑर्डिनेशन इशू, देयर इज नो कोऑर्डिनेशन इशू, इनके एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन्होंने डब्ल्यू सीटिंग की है, क्योंकि क्योंकि इनका कोर स्ट्रेंथ कम था, इसलिए इन्होंने डब्ल्यू सीटिंग की, क्योंकि उन्होंने, और हमने आजकल मॉडर्न, क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम जूता भी 1 साल के एज से पहना रहे हैं। क्या आपने नोटिस किया, मेरा बेटा हर वक्त जूता पहना रहता था, क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शंस थे मेरे सीनियर्स से, घर के बड़ों से, कि जूता पहना के रखो वरना ठंड लग जाएगी। तो जो शूज आते हैं छोटे बच्चे के, वो तो अनसाइंटिफिक होते हैं, वो तो 100 रुपए में भी आते हैं, 1000 रुपए में भी आते हैं। गिफ्ट जो मिलते थे, वो तो 100-200 के मिलते थे, और वो इतने सारे होते थे, हमें लगता था कि बर्बाद होगा, थोड़ा थोड़ा पहना देते हैं। तो उसने वो लो क्वालिटी के शूज कहीं ज्यादा पहने, ठीक है। और वो शूज जो है, वो भी मोटिवेट नहीं करते कि पैर में आर्च बने, वो पैर को फ्लैट रखते जाते हैं, और नॉक्ड नीज पकते जाते हैं। मेन रीजन इस बच्चे ने क्रॉल नहीं किया, और उसके बाद हमने सोने पे सुहागा कर दिया, उनको वॉकर दे दिया। तो क्या आप कभी कुछ नहीं हो सकता? हो सकता है। नॉक नीज की कुछ एक्सरसाइज इंक्लूड करनी पड़ेगी।
ऑब्स्टैकल कोर्स बनाना पड़ेगा। वो स्पाइक्स वाले कोन्स आते हैं, उन पर ये ना एक ऊंची सी लकड़ी पे चलना, इस तरह का ऑब्स्टैकल कोर्स जब आप उसको करवाओगे तो पैर में आर्च बन जाएगा। बहुत सारे एक्सरसाइजेस है, आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा। मैं एक सेंसरी इशू सेशन रख रही हूँ, वहां पे भी मैं बता दूँ। ओके, सो वी कैन वर्क ऑन इट। अगर प्लीज बी मैम अश्योर्ड, जो कोई भी ये स्पेशल शूज, मैम कोई स्पेशल शूज आते सेशन हैं क्या? नहीं, ये सब मार्केटिंग है, बिजनेस चल पड़ा है, कोई जरूरत नहीं है श्रद्धा, कोई जरूरत नहीं है। बच्चे को एक्सरसाइज करने की जरूरत है। ठीक है, मैं नॉक नीज का मैं आपको वो बताती हूँ। मतलब ना, नॉक नीज में क्या होता है, ये पैर है, अगर यहाँ पे घुटना है तो लोड, अगर नॉक नीज नहीं होगी तो लोड डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। नॉक नीज के कारण ये जो है ना, पैर ऐसे नहीं होके साइड साइड में से घूम जाता है, तो उसके कारण एंकल पे ज्यादा जोर पड़ रहा होता है। उसके एंकल को बस ट्विस्ट करना है, ट्विस्टिंग एक्सरसाइज होती है कुछ। एक दिन में नहीं होगा, साल भर करना पड़ेगा, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन होगा। बच्चे का पैर में कोई कमी नहीं है। इट्स लाइक एक सेकेंड, इट्स लाइक कोई मोटा हो गया, तो मोटा हो गया तो उसका कपड़ा हर बार बड़ा करते रहो और ढीला कपड़ा बनाते रहो, कि उसको मोटिवेट करेंगे कि तुम एक्सरसाइज करो और खुद तो फिट हो जाओ। टेम्पररी सोल्यूशन है उसके, उसको बड़े साइज का कपड़ा दे। हम मोटे हो जाते हैं, जैसे मैं अभी मोटी हो गई हूँ, तो मैं बड़े साइज का कपड़ा पहनती हूँ, एक साइज बड़ा पहन। लेकिन अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, देन आई शुड वर्क आउट, आई शुड डू डाइटिंग, आई शुड बिकम फिट। सो नॉक नीज का वही उपाय है। একটাও না ভরে রেখে দাও প্লিজ। আমি এত কথা বলি না, আমার গলা। थैंक यू मासी। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, नॉक नीज की एक उपाय है श्रद्धा, मैं बता दूंगी। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, बच्चे ने पहला एक साल जो उसको एनवायरनमेंट मिला है ना, उसके कारण ही उसका थोड़ा बहुत डेवलपमेंटल डिलेज हुआ है। अभी आपके 2 से 5 साल के बच्चे हैं, इसलिए मैं सिर्फ थोड़ा बहुत बोलूंगी। बहुत कुछ हो सकता है, ट्रस्ट मी। इतना अच्छा काम हो सकता है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, और और ये सब चीजों के कारण जो डिले हुआ है, उसके कारण अभी जो उसके सेंसरी इश्यूज हो रहे हैं, सेंसरी नीड्स पूरे नहीं हुए, तो उसके डे टू डे लाइफ में ना, ঠিক আছে তুমি যাও, আমি একবার ডাকবো তখন আমাকে গ্লাসটা দিয়ে দেবে। तो उसके उसके डे टू डे लाइफ में 3 चीजें चेंज करनी। पहले आपको, आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो पहले एक साल में जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि यहाँ पे भी कुछ डाउट है? ये आप पहले मेरे से पूछो। आ गया मैम समझ में। ओके, थैंक यू श्वेता, थैंक यू। ठीक है विद्या, नेक्स्ट। ये मैं हर पेरेंट को ये भी एक बात बोलती हूँ कि जैसे भी आपको पता चलता है कि आपके बच्चे में, बच्चा इज ऑन स्पेक्ट्रम, ओके, आई डोंट लाइक कॉलिंग देम ऑटिस्टिक, एडीएचडी, ओडीडी। इतनी कम एज में ये बोलना ही गलत है। बच्चा स्पेक्ट्रम में है, कुछ नीड्स मेट नहीं है, कुछ डेवलपमेंटल डिलेज है। लेट अस फोकस कि बच्चे में कैसे कैसे ये डेवलपमेंट कराएं, कैसे कैसे स्किल बढ़ाएं। अल्टीमेटली यही काम आने वाला है। वो एएसडी है कि एडीएचडी है, ये बोल के कोई फायदा नहीं, और ये सोच के कोई फायदा नहीं। ओके ना, जैसे आपको पता चलता है कि आपके बच्चा स्पेक्ट्रम में है, 3 चीजें चेंज करनी है। आप सोच के देखो, मैं आपसे कैसे बात करती हूँ। हर सेंटेंस क्लियरली बोलती हूँ, आगे पीछे थोड़ा गैप रखती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा हैंड मूवमेंट के साथ भी समझाने का। आप लोगों ने जो वीडियोस आगे जाके देखेंगे, जो रिकॉर्डेड वीडियोस देखेंगे, जो वर्किंग है विद वर्किंग पेरेंट्स, यू नो व्हाट इज कॉल्ड, प्रेजेंटेशन स्किल्स, राइट? यही सब काम आने होता है, सॉफ्ट स्किल्स। आप सोच के देखो, यही सब काम आने वाला के बाद मैंने एक स्माइल दी, पॉज किया, फिर बोला सॉफ्ट स्किल, फिर स्माइल किया। ये मैंने इतना किया है ना कि ये मेरे बोलने का स्टाइल हो गया। ओके, यही चीज करना है, नंबर 1।
हाउ यू स्पीक टू द चाइल्ड। कैसे? हमारा बच्चा, क्योंकि उसके ऑडिटरी नीड्स अलग रह सकते हैं, कुछ बच्चे कान बंद करते हैं, कुछ बच्चे ऊंचा आवाज नहीं ले सकते हैं, कुछ बच्चे ज्यादा लाइट नहीं देख सकते, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा लाइट देखते हैं, बहुत सारे ये सब नीड्स हैं। उसका ब्रेन ना अभी भी वो जिस दुनिया में रहता है उस उसके साथ एक्लिमेटाइज नहीं हुआ है। हम इंसान है, हमारा इस धरती पर जो टाइम है ना हजारों साल होता है, और हम इसमें ग्रो किए। ठीक है? हमारा बच्चा क्योंकि स्पेक्ट्रम में है, वो हमारी तरह इस एनवायरनमेंट को ऐसे ऐसे करके नहीं ले लेता। इसीलिए हमने जो 6 महीने में कर लिया, शायद हमारे बच्चे को हो सकता है वो 2 साल लगे। तो क्या प्रॉब्लम है? देंगे। इसीलिए तो हम पेरेंट्स हैं। ओके, सो द नंबर वन इज हाउ वी स्पीक टू द चाइल्ड। सपोज आपके बेटे का नाम राज है। राज, इधर आओ बेटा। फिर और ज्यादा नहीं बोलना है। राज इधर आओ, बोले ना, ये सुनता नहीं है मेरी बात, अब बक 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 किए जा रहा है। वो कंफ्यूज हो जाए, राज इधर आओ, इसका तो मतलब था कि आना है, फिर मम्मी इतना क्यों बोल रही है? बच्चा कंफ्यूज। आपको क्या करना है? सपोज मैं इस कमरे में हूँ, मेरा बेटा राज है, और वो दूसरे कमरे में। आपने बोला राज। सपोज किसी एक भाषा में पहले बात करो, वैसे भाषा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बच्चा जल्दी भाषा अक्वायर करे इसके लिए एक भाषा बोलना बहुत जरूरी है, आइदर इंग्लिश और हिंदी और योर वट एवर लैंग्वेज यू वांट। इधर आओ बेटा। कीप क्वाइट। वेट फॉर 3 सेकेंड्स। अगर बच्चा आ जाए तो ठीक, वरना आप उठ के जाओगे, उसका हाथ पकड़ोगे और धीरे से उसको लेके आओ। अगर आप 1 हफ्ता ये करोगे तो वो समझ जाएगा कि जब भी मम्मी बोलती है महाराज इधर आओ बेटा, वो खुद से आ जाए। सिंपल। अगर अभी ऐसा नहीं है, ये आप करके देखो, 100% गारंटी। ओके। सेकेंड, पहला क्या था, हमें 3 चीजें चेंज करनी है। नंबर वन, हम बच्चे से कैसे बात करते हैं। नंबर टू, हम बच्चे के सामने आपस में कैसे बात करते हैं। मेरी मेड आई थी, मैंने उसको घर के काम बताया, वो तो म्यूट करके था। उसके बाद मैंने उसको पानी मांगा, मासी एक जल देवे আর একটা রেখে দাও। उसने लाके दिया, मैंने बोला थैंक यू मासी। ये सब चीजें अगर मेरा बेटा यहाँ रहता तो वो देख रहा होता, तो एक दिन में नहीं समझ में आएगा, लेकिन उसको समझ में आएगा। दो लोग जब बात करते हैं, एक बोलता है तो दूसरा सुनता है। और ऐसा नहीं कि वो कॉपी कर रहा है, अरे ये तो नई 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 चीजें बोल रहा है। क्योंकि हमारे ऑटिस्टिक बच्चे जो इक्वलिया बहुत होता है, ये कॉपी करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम अभिनव, मेरा नाम अभिनव। अभी आपके छोटे बच्चे हैं, शायद आपका ये स्टेज नहीं होगा, लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं उनको जो पेरेंट्स बोलते हैं ना वर्बल है, वो बस कॉपी कर रहे होते हैं। कॉपिंग Yes, इज नॉट ma'am. टॉकिंग। My son does that only. हाँ विद्या, आपका सेशन आप सिर्फ सुनो, आपका सेशन बड़े बच्चों अच्छा, के साथ होगा। सॉरी प्लीज। ठीक। ओके, सॉरी। विद्या हंस हंस के सुन रही है, मुझे सुन के बहुत देख के अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात। तेरा उदास होके, आप लोग इतने सुंदर हो, उदास होके क्यों सुंदर? श्रद्धा, यू सो प्रिटी। लक्ष्मी जी सा चेहरा, लक्ष्मी जी जैसा आपका चेहरा है। थैंक यू मैम। आप लोग इतने सुंदर हो, खुश होके देखो। ठीक है, और ये कोई दुख की बात नहीं है, मैं सब बार बार बोल रही हूँ। अगर आपके बच्चे की के मुंह में बोली है, प म ग ल बोल सकता है, और अगर वो छोटा है, टेंशन तो लो ही नहीं, सब काम हो जाए। वो सीधा साधा है, एक अच्छा बच्चा रहे। जब 15-16 साल के बाद वो एक श्रवण पुत्र रहे, अगर बच्चा है। अगर लड़की है तो बड़ी प्यारी एक लड़की है, जो बोलोगे वो करेगी। पहले 15 साल उसकी ट्रेनिंग कैसी होनी है वो आप पे डिपेंड करता है। या तो एक उदास बचपन दो, डांटते फटकारते गुस्सा करते, खुद भी उदास रहो, या फिर खुश मिजाज रहो, बच्चे को भी वैसा रहने दो, वो भी खुश मिजाज बनेगा। खुश मिजाज रहेगा तो सब सीखेगा। ओके ना। नंबर टू, हम आपस में कैसे बात करते हैं। पापा ऑफिस से आए, ये पॉसिबल नहीं है हर वक्त, ये मुझे पता है, ये जो मैं अब एग्जाम्पल देने वाली पॉसिबल नहीं है। पापा घर से आए, हाय पापा, आप भी बोलोगे। पापा बोलेंगे हाय मम्मी, या हाय मम्मी, जो भी। पॉज, हर एक सेंटेंस के बाद पॉज, बच्चे को एसिमिलेट करने। ये मेरे घर में भी हर बार नहीं होता, ये सिर्फ सैटरडे संडे होता है।
बाकी दिन अगर मैं ये करने जाऊंगी तो मेरे बड़े हस्बैंड जब ऑफिस से आएंगे आ चिल्लाएंगे, तो मैं ये नहीं कर सकती डेली बेसिस पे। लेकिन कई घरों में इस तरह का माहौल है, तो आप देखोगे उस घर के माहौल में वो बच्चे अच्छा बोल रहे हैं, ऐसा होता है। फिर पापा मुझे, मैं पूछूंगी पानी दूं, वो बोलेंगे हाँ दीजिए प्लीज, थैंक यू। फिर मैं लीजिए पानी, थैंक यू। ये जो आप पॉज ले लेके एक दूसरे से बोलोगे ना, तो आप देखोगे, मैं लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी क्लास ली हूँ, आज सिर्फ सेंसरी नीड्स पर है। तो आप देखोगे कि बच्चा काम ज्यादा रहता है, बच्चों को एंजाइटी कम होती है, क्योंकि वो देखता है पापा सुबह अचानक से गायब हो गए, कहाँ बाहर गए थे, गेट खोल के कहीं गए थे, उसको ये भी नहीं पता कि घर के बाहर को बाहर बोलते हैं, राइट। फिर शाम को आते हैं, सारा दिन कहाँ थे, ये इंसान कौन है, मैं मम्मी के साथ क्यों रहता हूँ, पापा क्यों चले जाते हैं, ये सारी चीजों का उसके माइंड में फ्रेमवर्क नहीं बना हुआ है। एक बच्चा जो स्पेक्ट्रम में है उसको नहीं पता कि पापा डेली काम पे जाते हैं, या मम्मी डेली ऑफिस जाती है, या मम्मी पढ़ाती है किसी को, या पापा किसी को पढ़ाते हैं, या मेरा बड़ा भाई है बहन है वो स्कूल जाता है। ये सब सिस्टम उसको पता नहीं है। वो सिर्फ स्कूल, पापा कहाँ गए हैं ऑफिस, इसका मतलब क्या है, ये भी हो सकता है उसको नहीं पता। तो ये सब फ्रेमवर्क, वो जिस दुनिया में, वो दुनिया कैसी है, वो जानने में टाइम लगेगा। तब तक, जब तक टाइम लगेगा तब तक उसके जो सेंसरी नीड्स है कम एज में, जैसे मैंने बताया जब वो क्रॉलिंग करता है बच्चा, तो उसके, जो बच्चा क्रॉलिंग नहीं किया होता उसके कोर स्ट्रेंथ कम होते हैं, कोर स्ट्रेंथ कम होते हैं तो डब्ल्यू सीटिंग करता है, डब्ल्यू सीटिंग करता है तो नॉक नीज होते हैं, नॉक नीज होते हैं तो वो चलते चलते गिर जाता है, तो उसके कोऑर्डिनेशन इश्यूज होते हैं, सब रिलेटेड है। उसी तरह और भी बहुत सारे सेंसरी नीड्स है बच्चे के, क्योंकि उसके डेवलपमेंट में इश्यूज आए हैं, डेवलपमेंट नेचुरल वे में नहीं होने दिया गया है, वी ह्यूमंस बीइंग ओनली मीडिएट, उसके कारण बच्चे के कुछ सेंसरी नीड्स रह गए, सेंसरी इंटीग्रेशन नहीं हुआ। मैं बताऊंगी सेंसरी इंटीग्रेशन क्या है। तो उसके कारण वो दुनिया को वैसा नहीं देख रहा है जैसा आप और हम देख रहे हैं। तो गिव हिम अ ब्रेक, उस बच्चे को वैसे ही एक्सेप्ट करो, पहला। तो तीन चीजें चेंज करनी थी, हम बच्चे से कैसे बात करते हैं, हम बच्चे के सामने कैसे बात करते हैं, और तीसरा, किस तरह के घर में रहता है बच्चा। बहुत ज्यादा चीजें दीवार से लटक रही है, बहुत सारे पेड़ हैं खिड़कियों के बाहर, बहुत शोरगुल है, घर में लोग भरे पड़े हैं, जब देखो कोई आता रहता है कोई जाता रहता है। ऐसे भी लोग होते हैं जो घर से बिजनेस कर रहे होते हैं, तो उनके घर में हर वक्त कोई ना कोई माल लेने, यार स्टॉक स्टॉक यार्ड बना के रखे हुए हैं, या फिर बहुत सारा माल रखा हुआ है, तो कुछ लोग आ रहे हैं लेके जा रहे हैं। घर पे हो सकता है कुछ खाना बनाने का, कुछ लोग क्लाउड किचन करते हैं, तो खाना बनाने का काम चल रहा है, पापड़ बनाने का काम चल रहा है, छत पे जाया जा रहा है। एक दादी है या कोई सीनियर लेडी है, कोई दादाजी है जो हर वक्त फोन देख रहे हैं, तो हर वक्त, और वो लोग जब देखते हैं ना उन कान में सुनाई कम देता है, तो बहुत लाउडली फोन देखते हैं। हम जितना इंस्टाग्राम चलाते हैं हमसे ज्यादा हमारे ओल्डीज चलाने लगे, वो जोर जोर से चला रहे हैं। पापा है मैच देख रहे हैं संडे के संडे, 4 घंटे से मैच चल रहा है, बहुत जोर जोर से आवाज आ रही है। ये आप और हम भी झेल नहीं पाते, अगर आप सोच के देखो, कभी कभी घर थोड़ा शांत चाहिए। कुछ घर में जहाँ पे दीवार में कुछ लटक रहा है, बिस्तर पे तकिया, चादर इधर उधर ऐसे ही पड़ा हुआ है, घर में ड्रेसिंग टेबल पे हजार चीजें हैं। कई घर होते हैं ना ड्रेसिंग टेबल पे कई तरह के क्रीम पाउडर सीरम भरा पड़ा है, दिस इज अ chaos. Please don't mind when I say this. This is a clutter. Our children, they don't understand when everything is cluttered. They need a decluttered house. OCD हाउस समझते हो श्रद्धा, साफ सफाई वाले जरा ज्यादा। कुछ सीनियर आंटीज होती है, इस हाथ से मत छुओ, उसको धो, वो बाहर का जूता है, वो अंदर का जूता है, ऐसा करते हैं ना बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं ऐसे। मैं खुद भी थोड़ी वैसी, ठीक है? लेकिन इतना ज्यादा नहीं, मतलब घर में हर चीजें जहाँ पे बंद करके फोल्ड करके कपड़ा रखा हो कबर्ड के अंदर, टेबल्स ऑलमोस्ट खाली रहे, दीवार पे अगर पिक्चर्स है तो वो एक फॉर्मेट में हो, यानी ऐसा नहीं कि यहाँ 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 यहाँ, देयर इज सम पैटर्न, देयर इज सम डिजाइन, ओके। इट मेक्स मोर क्लियरर मेंटल पिक्चर टू देम। हमारे बच्चों को ना पता नहीं होता है कि उनका खुद का कमरा कैसा है, इसको बोलते हैं स्पेशियल इंटेलिजेंस। उनको खुद पता नहीं होता वो किस तरह के घर में रहते हैं।
मेरे घर में कमरे कितने हैं, हर कमरा किस साइज का है। जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, वो हर घर में आप देखोगे हमारे बच्चे जल्दी बैठते नहीं, इधर उधर घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका स्पेशल इंटेलिजेंस प्रॉपर नहीं होता। जैसे आप और मैं ऐसे बैठे हैं ना, तो श्रद्धा या विद्या, आपको पता है प्रियंका, कि ये फोन कितनी दूर पर है। आपने फोन खड़ा करके रखा है कि स्लांट करके रखा है, आप कहाँ बैठे हो, आप जमीन से कितने ऊपर हो, आपसे ऊपर सीलिंग कहाँ है, सीलिंग में पंखा है कि दीवार में एसी है, एसी इस तरफ है कि उस तरफ है, मैं जिस रूम में बैठी हुई है ठंड अच्छे से चिल्ड है कि गर्मी लग रही है, मुझे पसीना आ रहा है कि मुझे प्यास लगी हुई है, मैंने चश्मा पहना हुआ है कि मैंने हेडफोन लगाया हुआ है, कि मैंने ढके हुए कपड़े पहने हैं, कि मेरा ये कंधा ऐसे गिर गया है। ये आप हम सब अवेयर हैं। अभी मुझे कोई कॉल आ रहा है क्या, फोन ऐसे करके आप देख लोगे। ये सब अवेयरनेस है, अवेयरनेस ऑफ योर एनवायरमेंट। क्यों पता है, क्योंकि आपने और हमने अपने हाथ से हम जिस घर में रहते हैं उसको सजाया हुआ है। हमने खुद रखा है ये टेबल यहाँ रहे, इस दीवार में ये पर्दा चूले, दिन में हम पर्दा खोल देंगे, रात को पर्दा डाल देंगे। ये सब सिस्टम हमने बना के रखा है। क्या आपने अपने बच्चे को सिखाया है? वो तो अभी छोटा है, हमने सिखाया ही नहीं है। तो आप और हम जैसे हमारा घर को देख रहे हैं ना, वो नहीं देख रहा है, वो घर के हर कोने को टटोल रहा है। द चाइल्ड इज ट्राइंग टू क्रिएट अ मेंटल इमेज ऑफ हिज एंटायर हाउस। ओके। एंड इसीलिए आप देखोगे कि आपका बच्चा इनिशियली तो बहुत हाइपर रहता है, लेकिन 3 4 साल 5 साल की एज में उसको पता हो जाता है, वहां पे मैं बैठ बैठ के खाता हूँ, वहां पे मैं खेलता हूँ, उस वाले दीवार पे मैं चढ़ता हूँ, उस वाले कबर्ड में मेरे टॉयज रहते हैं। धीरे धीरे उसको समझ में आ रहा होता है। लेकिन फिर तब क्या स्टार्ट होता है, हम उसको बाहर लेके जाना स्टार्ट करते हैं। तो रिलेटिव्स के घर में जब जाता है, दोस्त के घर में जाता है, तो वहां पे भी वही दौड़ रहा होता है। और आप और हम बोलते हैं, पता नहीं क्यों दूसरे के घर में बहुत जाके दौड़ता है, लेकिन अपने घर में तो चुपचाप बैठता है। और हम अनईजी फील कर रहे होते हैं, हम एम्बेरस्ड फील कर रहे होते हैं कि पता नहीं हमारा फ्रेंड या हमारे रिलेटिव हमारे बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं, है ना। अगर आप चाहते हो कि बच्चा उसके घर में भी सेटल हो, आप हर कुछ कुछ दिन में उसके घर लेके जाओगे और उसको बोलेगे कि यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, अपना घर डीक्लटर्ड करके रखो। और मैं तुम्हारे घर में, जैसे मेरे पापा के घर में मैं जब जाती हूँ, मेरे मेरे बच्चे को ऑलमोस्ट 3 साल तक मैं करीब, आज से आज तक मैं 40 50 बार लेके जा चुकी हूँ। तो उसको मैंने हर कोने में बिठाया है, या कभी वहां खिलवाया है, कभी वहां खाने को दिया है, कभी वहां पे बैठा है, हर जगह बालकनी में, हर जगह कहीं पे क्लाइंब करने को दिया है। जब उसका एक मेंटल इमेज बन गया ना उस घर का, तब जाके अब वो जाता है तो नाना जी का पैर छूता है, सबका पैर छूता है, फिर उसको पता होता है कहाँ बैठना है, फिर उसको पता होता है कहाँ पे कुकीज रहते हैं, तो वो मुझे मांगता है, मम्मी प्लीज गिव मी कुकीज। मैं पूछती हूँ हाउ मेनी कुकीज बेटा, तो बोलता है आई नीड 4 कुकीज। ये सारा सिस्टम उसने अब जाके समझा। अब क्या, अब उसका एक पैटर्न बन गया है कि नाना जी के घर में जाएगा, पैर छुएगा, बैग रखेगा, हाथ पैर धोएगा, फिर वो कुकीज मांगेगा। अब ये भी एक आदत हो चुकी है, लेकिन क्या एक मेंटल इमेज बन गया है। और ये जो आदत है, ये सोशली एक्सेप्टेबल है। तो ओके है, हम अगर अपने बच्चे को सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर इनिशियली करा पाए, तो उसी से हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। अगर वो सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर करने लगता है, तो स्कूल्स में एक्सेप्टेबल होने लगता है। ये वरना अगर बच्चा रो रहा है या किसी को मार रहा है या अपना सर पीट रहा है या फिर कुछ सेंसरी इश्यूज कुछ ज्यादा ही बड़े हुए हैं और सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर कर रहा है, तब जाके स्कूल उसको मना कर देते हैं। उनको चांस मिल जाता है कि भैया तो अभी हम बच्चे को नहीं ले सकते, या बोल देते हैं हमारा सीट फुल है। तो नेक्स्ट 2 3 इयर्स, यानी 5 से 6 साल की एज तक आपका फोकस रहना चाहिए कि उसकी सेंसरी नीड्स मेट रहे और वो सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर करने लगे। अगर कुछ सेंसरी बिहेवियर वो कर रहा है, तो वो घर में करे। अगर ये कर पाए, तो ही तो हमारा बच्चा स्कूल जाने लायक हो जाता है ना। अब हम बात करेंगे सेंसरी नीड्स और सेंसरी क्या बोलते हैं। मैम, मेरा मेरा बच्चा आ गया है स्कूल से, तो मुझे हाँ, आप चले जाओ ना, छोड़ना आपको पड़ेगा। आप रिकॉर्डिंग पक्का देखना, ठीक है श्रद्धा। ठीक है मैम। बाय बाय बाय। ओके। थैंक यू, थैंक यू। बाय।
आप सबको ये स्क्रीन दिख रहा है? कैन यू सी द स्क्रीन? यस यस। यस, ये गूगल में आपको मिल मैम। जाएगा। अगर आप सर्च करोगे 8 सेंसरी नीड्स, तो ये मिल जाएगा। ये किसी वेबसाइट से ही मैंने लिया है, ठीक है। अब आप देखो, हमने बचपन से पढ़ा है 5 सेंसरी नीड्स, वो पता है। तो बाकी 3 क्या क्या है? 5 सेंसरी से ऑल्फैक्टरी, टैक्टाइल, सेंस ऑफ टच, जिसको सेंस ऑफ जो स्किन को बोलते हैं। विजुअल है, ऑडिटरी है, गैस्ट्रिटरी मतलब टेस्ट, हियरिंग, हियरिंग है सुनने के लिए, लेकिन ऑडिटरी और वेस्टिबुलर में कुछ डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस? आप राइट साइड में ये स्क्रीन देखो, ये जो वेस्टिबुलर मूवमेंट, उसके ऊपर इंट्रोसेप्शन, उसके ऊपर प्रोप्रियोसेप्शन, ये 3 एडेड है। अगर हम हमारे बच्चे के, ये सभी में होता है, ऐसा नहीं कि न्यूरोटिपिकल्स में भी नहीं होता है। हमें ये पहले पढ़ाया नहीं गया, जब से ऑटिज्म का ये सारा शुरू हुआ तब हमें पता चला ये ओटी वाले पढ़ते हैं। सो व्हाट इज वेस्टिब्यूलर? मैं सबसे नीचे जाती हूँ। तो कान का जो स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर द इनर ईयर में 3 ऐसे ड्रम्स होते हैं। हम सबने पढ़ा है कि क्लास 10 में एक क्वेश्चन आता था कि जब हम घूमते हैं, बायोलॉजी में आता था, घूमते हैं तो बहुत देर तक हमें चक्कर क्यों आता है? तो हमने पढ़ा था कान के अंदर 3 ड्रम्स होते हैं, उसके अंदर लिक्विड होता है। तो जब हम घूमते हैं तो वो लिक्विड भी घूमने लगता है, और जब हम रुक जाते हैं तो वो लिक्विड अभी भी घूम रहा होता है, लेकिन वो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि हम अभी भी घूम रहे हैं। इसीलिए हमारा ब्रेन को लगता है कि उसको चक्कर है। ऐसा फील किया, ऐसा ये हमने पढ़ा है ना प्रियंका, विद्या, एलाइजा? पढ़ा है ना? यस यस। यस। यस मैम। यस, सो वेस्टिबुलर मूवमेंट इज the vestibular sense to understand in what position we are in. Either we are standing, or we are sleeping, or we are dancing, or we are running. ये सब फील वेस्टिबुलर, वो ईयर ड्रम्स ब्रेन को भेजता है सिग्नल्स, इनर ईयर के थ्रू, इनर हेयर सेल्स एंड आउटर हेयर सेल्स। ठीक है। तो इस सेंस को सेंस ऑफ बैलेंस, सेंस ऑफ सेंस ऑफ बैलेंस एंड सेंस ऑफ, रादर सॉरी, इसको बैलेंस नहीं बोलेंगे, सेंस ऑफ मूवमेंट। हम बैठे हैं कि हम चल रहे हैं, कि हम घूम रहे हैं, कि हम जंप कर रहे हैं, इसको बोलते हैं वेस्टिब्युलर। सबसे ऊपर आप देखोगे प्रोप्रियोसेप्टिव। प्रोप्रियोसेप्टिव इज बॉडी अवेयरनेस, यानी मैं बैठा हुआ हूँ, कि मैं खड़ा हूँ, कि मैं चलने वाली मूवमेंट वाली चीज में हूँ। हाँ, मेरा हाथ कहाँ है, मेरा पैर कहाँ है। कई बार क्या होता है, हमारे बच्चे बैठे रहते हैं, बैठे ऐसे करते हैं कुछ बच्चे, देखा है? यस कुछ मैम। करते हैं ना, हाँ? अचानक से ना उसका बॉडी फील नहीं हो रहा, प्रोप्रियोसेप्टिव है। अचानक से वो अपना बॉडी को, उसको पता ही नहीं चलता, हाँ, करने लगता है। या फिर कुछ बच्चे ऐसे ऐसे करने, उनको वेस्टर्न जैकेट पहनाते हैं, जैकेट पहनाते हैं ना, ऐसे ऐसे करने लगते हैं। सॉरी, आप सोचोगे कि मैं मजाक उड़ा रही हूँ, मैं मजाक नहीं उड़ा रही। जब तक मैं करके नहीं बताऊंगी आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो कुछ बच्चे, मेरा बेटा जैसे करता है, अगर वो बहुत नर्वस होता है तो ऐसे करता है, ऐसे करने लगता है। अगर कोई उसके सामने आसपास बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलने लगेगा तो वो ऐसे करता है, वरना एकदम नॉर्मल रहेगा। अगर आपने उसके सामने उसको स्ट्रेस दे दिया, उसको डांट दिया, उस पर चिल्ला दिया, या उसके आसपास चिल्ला दिया, ठीक है, तो वो ऐसा करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब वो आवाज वाले रोड में गया है तब वो चिल्लाने लगता है, नहीं। तब वो करता, तब वहां पे वो नहीं करता। तब वो जो नॉइज है उसको काम डाउन करता है, ऑडिटरी स्टिमुलस देता है। लेकिन ये हर बच्चे के लिए डिफरेंट। आज के क्लास में के बाद चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे को देखें, और इससे रिलेट करके आप सोचने की कोशिश करें कि वो ये जो वो कर रहा है वो उसकी नीड है, कि वो रिएक्शन कर रहा है। जो बच्चा शोरगुल में ऐसे कान बंद करता है, तो ये नीड नहीं है, ये वो रिएक्ट कर रहा है। यानी उसका सेंसरी नीड है कि उसको ज्यादा आवाज नहीं सुननी है। तो क्या करना है? उसको ईयरफोन्स देना है। हाइपो है कि हाइपर है, भूल जाओ। उसको क्या चाहिए, अगर ये समझ पाओ तो हाइपो हाइपर का टेंशन में आप नहीं पड़ो। ठीक है विद्या?
तो आपका बच्चा एंशियस किस चीज से हो रहा है? हर कुछ देर में अगर वो उसको ऐसे ऐसे करने लगता है या फिर जंप करने लगता है, तो उसका टैक्टाइल नीड नहीं है, ये सेंसरी कुछ इशू नहीं है, उसको अपना बॉडी फील नहीं हो रहा है। तो क्या करना है? उससे हैवी ऑब्जेक्ट उठवाना है। कोई भी, आप और मैं भी जब भी जिम करेंगे, डंबल्स उठाएंगे ना, तो हमारा प्रोप्रियोसेप्टिव नीड बहुत पूरा होता है। हम अपने बॉडी को अवेयर हो जाते हैं कि हमारा नीज कहाँ है, हमारा हैंड्स कहाँ है, ये मैं मूव कर पा रहा हूँ कि नहीं, ये मैं गर्दन ऐसे कर पा रहा हूँ कि नहीं, ये सारे नीड्स मेट होते हैं। द थर्ड इज इंट्रोसेप्शन। मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, दांत, मैंने इतना ज्यादा खट्टा खाया है कि कच 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 कर रहा है, मेरे दांत में दर्द हो रहा है, मेरे कान में दर्द हो रहा है, मेरा दिल जोर जोर से धक धक कर रहा है। तो ये आप और मैं फील कर पाते हैं। जब हमारे बच्चे के साथ हो रहा होता है, अगर उसने सीखा नहीं होता, अगर उसको सिखाया नहीं जाता है, तो उसको ये फील नहीं होता है। वो सोचता है ये क्या हो रहा है, दिल में धक 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 क्यों हो रहा है। वो घबराने लगता है, फिर वो और ज्यादा कूदने लगता है, चिल्लाने लगता है। हमारे बच्चे जो सारा दिन हाइपर रहते हैं ना, दिन के आखिर में 7 बजे के बाद वो एकदम थक जाते हैं और उनके पैर के नीचे बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि दर्द कहाँ हो रहा है। उनको ये भी, कई बच्चों को ये भी नहीं समझ में आता कि उनके पैर में दर्द हो रहा है। ठीक है, ये तो भूल जाओ क्यों, लेकिन ये भी नहीं समझ में आता कि कहाँ दर्द हो रहा है। इसको बोलते हैं इंट्रोसेप्शन। तो क्या होता है, वो 7 बजे के बाद उनको इतनी ज्यादा नींद आ रहा है, वो ये नहीं समझ पाते कि उनको नींद आ रही है, कि वो टायर्ड हो गए। तो क्या करते हैं, बेड में जंप करना स्टार्ट। अगर आपका बच्चा, आप देखते हो कि रात होते वक्त वो टायर्ड होने लग रहा है, ओके सॉरी, उसकी हाइपर एक्टिविटी बढ़ रही है, या फिर हाइपर एक्टिविटी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है या फिर गा रहा है या फिर घूम रहा है, ठीक है, इमीडिएटली एक काम करो, आप चारों ओर घर का लाइट डिम करो, घर को शांत कर दो, जाके देखो कहीं उसको सुसु और पॉटी तो नहीं आ रही। छोटा बच्चा है, सुसु और पॉटी तो नहीं आ रही, अगर वो भी सब मेट है, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है, तो उसको सुलाओ और उसका धीरे धीरे पैर के नीचे दबाओ, हाथ दबाओ, कंधा दबाओ, लाइट बंद कर दो, रूम ठंडा कर दो। यू, आई प्रॉमिस यू, अगर ऐसा है तो आपका बच्चा 7-8 बजे तक सो जाए। लेकिन क्या होता है, वर्किंग पेरेंट्स हैं, एक पेरेंट भी वर्किंग है, तो 7 बजे ही 8 बजे तक ही सब घर आते हैं। मेड्स भी झाड़ू पोछा और खाना बना के 8-9 बजे ही जा, या फिर घर के सारे बड़े एक साथ 7-8 बजे चाय ही पी रहे होते हैं, डिनर होता है 10 बजे। तो किसी के दिमाग में नहीं आता है, कोई फील ही नहीं कर पाता है कि आपका 7-7 बजे के बाद आपका बच्चा टायर्ड हो जाता है, उसको सोना है। जब उस वक्त उसको वो रेस्ट नहीं मिलता ना, तब वो अग्रेशन दिखाता है, तब उसकी नींद उड़ जाती है, फिर वो बच्चा 12-1-2 बजे तक जगा रहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई स्लीप इशू नहीं है जहां पे बच्चे को साथ, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है, दुनिया का कोई कोना नहीं है, अगर वहां पे दिन में सूरज उगता है और दिन में 8 से 10 धूप रहती है, सॉरी 8 से 9 घंटे, तो वहां पे हर इंसान का बच्चा 7 से 8 बजे तक उसको नींद आ जानी चाहिए और वो सो जाएगा। बिकॉज वो जो सन का जो साइकिल है ना, रात सुबह उगता है, शाम को ढल जाता है, उसके कारण हमारे ह्यूमन बींग्स में सर्केडियन साइकिल होता है, स्लीप साइकिल। तो हम, सूरज उगता है सुबह और शाम को ढल जाता है, इसीलिए हम रात को सोते हैं। अगर हम सूरज की किरणों में एक्सपोज होते हैं, इफ वी आर एक्सपोज टू सनलाइट, वी विल स्लीप बाय 7-8, इफ वी आर वेरी स्मॉल, if we are adults, we will sleep by 8, 9, 10, 11. So if you think your child has issue, the child doesn't have a sleep issue. You need to change your household. 99% correct. Okay? अपने घर का एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा। हम मम्मी जब खाना बनाते हैं तो टीवी ऑन कर देते हैं, खाना बनाते बनाते टीवी देख रहे होते हैं। कितने हाउस होल्ड में ये होता है। कुछ लोग खाना बनाते बनाते म्यूजिक सिस्टम ऑन कर देते हैं या फोन से गाना सुन रहे होते हैं। खाना 8-10 लोगों का बनाना बहुत इरिटेटिंग होता है और दिन के आखिर में हम लेडीज थक जाते हैं।
तो हम गाना चलाते चलाते वीडियो देख रहे होते हैं, या फिर यूट्यूब चलाते चलाते देख रहे होते हैं, रील्स बना रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं। वो जो सब कुछ मिलके, वो रोटी की खुशबू, सब्जी की खुशबू, और फोन का आवाज, और टीवी का आवाज, और पूरे घर में जो लाइट फैला हुआ है, ये सब मिलके बच्चे में इतना ज्यादा सेंसरी इम्बैलेंस कर देता है कि बच्चा जो है एकदम ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है। ये सच है, ये सच है। आप अपने घर में सिर्फ एक क्वाइट टाइम करके देखो। जैसे मेरे हस्बैंड जब ऑफिस चले जाते हैं, बच्चा मेरा स्कूल से 4 बजे आ जाता है, 4 से 5 बजे तक उसका कार्टून देखने का टाइम है। वो खाना खाएगा, नहाएगा, मतलब वो सारा दिन में 2 बार नहाता है, सुबह भी नहाता है, स्कूल नहा के स्कूल जाता है, शाम को भी आता है, क्योंकि उसको स्कूल में बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं। सारे दिन में 3-4 पीरियड उसके स्पोर्ट्स के रहते हैं, तो बहुत धूल छाटता है। तो आके नहाता है, बैठ के खाना खाता है, और कार्टून देखता है। उसको पता है उसको कौन सा कार्टून देखना, ओके। उसके बाद होता है पढ़ाई टाइम। पढ़ाई टाइम में नो अ लॉट ऑफ टॉकिंग। उसको पता है, अभिनव, टेक आउट योर टेबल, टेक आउट योर बुक्स, टेक आउट योर कॉपी, स्कूल का टिफिन बॉक्स निकाल के किचन में रख दो, जूठा, और लंच बॉक्स निकाल के रख दो, बॉटल निकाल के रख दो, सारे बुक्स कॉपीज बैग बैग से निकाल के टेबल में लेके आओ। खुद भी आके बैठो, अपना पानी का बॉटल लेके आओ जिसमें तुम पानी पियोगे पढ़ते रहो। पेंसिल निकालो, रबड़ निकालो, मम्मी के लिए एक पेन निकालो, एक शार्पनर निकालो। ये सब सेट करके 5:15, 5:30 बजे, कभी कभी वो नहीं भी करता है, तो उसको बोलना पड़ता है, फिर वो करता है। चलो अभिनव, वी विल डू पढ़ाई नाउ, वी विल डू राइटिंग, वी विल डू रीडिंग, वी विल डू स्टोरी बुक्स, वी विल डू कलर। हर दिन अलग अलग, वो उसके हिसाब से करके बैठता है। उसके एक टीचर आते हैं, आर्ट टीचर आते हैं, वो एक जगह गाना सीखने के लिए जाता है, वो वीकेंड में होता है। तो ये सब चीज का ना उसका पैटर्न बनाओ। जब वो पढ़ाई करता है, तो मैं घर पे, मैं पर्सनली ये करती हूँ कि मैं कोई मेड नहीं रखती, क्योंकि वो काम कर रही होगी, आवाज कर रही होगी, बच्चा लिख रहा है, वो इधर से उधर घूम रही है। तो अभी हमारे बच्चे को तो हम फोकस करना सिखा रहे हैं। अगर हम डाइवर्जन रखेंगे तो वो फोकस कैसे करे? एलाइजा, डू यू अग्री? আমি তো Yeah. ফোকাস করা শেখাচ্ছি। I am trying to teach the child to focus. So I can't have diversions. I don't keep anybody. And I also don't keep moving. I don't keep talking on phone. Phone aside. Silent. You are training the child. So you cannot disturb the child. And that is a basically study time is a quiet time. हमारे बच्चे जो वर्बल है, वो हर वक्त बोल रहे होते हैं, पटर 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 पटर, क्योंकि हमने सिखाया ही नहीं है कि मुंह बंद भी रखना है। अभी मैं आपसे इतना बोल रही हूँ, क्लासेस कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा स्कूल में है। अगर वो घर में रहेगा, that is when he will learn that people need to stay quiet. सब इशू बच्चे में नहीं रहता है, ट्रस्ट मी, सब इशू बच्चे में नहीं रहता। ठीक है, कुछ सेंसरी इश्यूज बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट। मैंने बोला एनवायरमेंट ही बच्चे को मोटिवेट करता है कि उसमें डेवलपमेंट होगा, कि सेंसरी इश्यूज बढ़ते जाए। तो आफ्टर दिस सेशन आप अपने बच्चे को नोटिस करोगे, घर में ये सारी चीजें नोटिस करोगे। घर क्या बिखरा रहता है कि घर सजा हुआ रहता है? आप ट्राई करो घर में सब कुछ सजा दो, इधर उधर कपड़े बिखरे नहीं हो, इधर उधर कपड़े कई किवाड़ गेट गेट के पीछे कपड़े लटक रहे होते हैं, कितने फ्लैट्स में, कितने घर में। डोंट डू दैट। ट्राई टू ऑर्गेनाइज योर हाउस, सी द चेंज इन योर चाइल्ड। उसको सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा होगा कि घर में कौन सी चीजें कहाँ रहती है। फिर आप कोई भी चीजें रख दोगे ना, तो बच्चा उठा के खुद, इनको तो सजाने की आदत होती है, इनको तो लाइन अप करने की आदत होती है। तो ये लाइन अप का जो टेंडेंसी, इफ यू मोटिवेट द चाइल्ड टू अरेंज द हाउस, सुबह उठो तो अपना बेड बनाओ, चादर फोल्ड करके रखो, तकिया उठा के रखो, गेट के पीछे कपड़े नहीं लटके हो। हाँ, आप ये सब चीज करके देखो, चादर फोल्ड करके रख दो। इफ यू डू दिस विद द चाइल्ड विल कीप एवरीथिंग लाइक। अगर कुछ बिखर जाएगा, वो फिर समेट के रख लेगा। और मेरा ये, बेटा करता है मैम ये चीज, यस 11 ईयर्स का है, वो करता है ये सब चीज। यस, मैं अगर चाहती हूँ, थैंक यू विद्या ये बोलने के लिए। मैं चाहती, क्योंकि ना छोटे बच्चे के पेरेंट्स है ना, उनको पता नहीं ये जो बोल रही है वो सही है कि नहीं। ये बड़े नहीं बच्चे के पेरेंट्स बताएंगे कि ऐसा हो रहा है कि। वो होता है मैम, क्योंकि वो यस मतलब देखते हैं कि मदर या फादर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे यस हैं। जैसे मेरे हस्बैंड कभी कभार हेल्प करते हैं मुझे वर्क में,
हाँ सैटरडे संडे को, तो वो देखता है कि वो मेरे पापा झाड़ू दे रहे हैं, तो वो भी झाड़ू लेके बैठ जाएगा। ये है मेरा बेटा। यस, वेरी हम गुड करो। चाइल्ड। हेलो बेटा, आप ही की तरह वो भी हंसमुख है। जो मैंने बोला, आप हंसमुख नाम रहोगे तो बताओ, बच्चा भी रहेगा। नाम बताओ अपना। हाँ बेटा बोलो। मेरा नाम क्या है, अपना नाम बताओ। देवांश वर्मा। बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा। आप इसका मुझे, स्कूलिंग का ही प्रॉब्लम है मैम एक तो। आप मेरे से बात करेंगे अलग से, अभी सेशन होने दो, अलग से मुझे व्हाट्सएप करना, हम लोग बात करेंगे, ठीक है? बहुत ओके अच्छा मैम, बच्चा है, वेरी गुड बॉय। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू बोलो। बाय बाय बेटा। बाय अभी बाय। आप नहीं नहीं, आप जाओ मत, आओ, अभी रहो। नहीं, इसको बोल रहे बाय कर दो। तो ना, बेसिकली मैंने ये क्लास है, द फर्स्ट सेशन इज ऑन सेंसरी इश्यूज, सेंसरी नीड्स, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट इन विच द चाइल्ड इज, that is 90% of the reason why the child has sensory needs. ठीक है? If you change the environment of the child, a lot of sensory needs can be met. Apart from this, to take care of every, like we are hungry every day, हमें भूख डेली लगती है, प्यास डेली लगती है, हमको बाथरूम डेली आता है, हमें नींद डेली आती है, वैसे ही हमारे बाकी सब सेंसरी नीड्स है। हम डेली तरह तरह की चीजें सूंघ रहे होते हैं। किसी के घर में, पड़ोस के घर में, अगर आज सुबह रोटी जल रहा था, दूध जल रहा था, तो मेरी मेड को मैंने बोला, कहीं दूध जल रहा है ना? बोले नहीं, दूध नहीं जल रहा है, किसी के घर में रोटी जल रहा है। तो ये एक सेंसरी, एक एक अवेयरनेस था, एक सेंसरी इनपुट था जो हमें गया, ऑल फैक्ट्री, और हमने इस पे रिस्पॉन्ड किया। ठीक है? तो यानी हमारा सारा सेंसरी ऑर्गन्स काम कर रहा है। ओके? हम सुबह उठते हैं, खिड़की देखते देखते बाहर धूप आई है, बाहर उजाला हुआ, यानी इट्स अ मॉर्निंग। अगर इफ वी गेट अप इन द मॉर्निंग एंड इफ वी सी इट्स स्टिल डार्क, वी हैव अ मेंटल इमेज, वी नो दैट इट मस्ट बी 2 or 3 ओनली, इट्स स्टिल नॉट 5, द सन इज स्टिल नॉट अप, isn't it? हम ये तुरंत मेंटल, सो देयर इज अ मेंटल स्ट्रक्चर दैट हैज कम अप। ये इसीलिए हो रहा है कि जब हम नींद से उठते हैं, हमारा आंख खुलता है, हम अपने चारों ओर देख रहे होते हैं, हम सूंघ रहे हैं कि ये सुबह वाला वो फ्रेश एयर आ रहा है कि नहीं, हम आंख से इधर उधर देख रहे हैं, हमारी हमारे ब्रेन में जो मेमोरी स्टोर्ड है कि सुबह कैसी होनी चाहिए, वो इमेज वापस हमारे ब्रेन में फ्रेश हो जाता है, और हम उससे रिलेट करते हैं, और फिर ब्रेन को बोलते हैं, सिग्नल भेजते हैं कि या इट्स मॉर्निंग। तो यानी हमारे सेंस ऑफ साइट, फिर या फिर हम अपना फ्रेश चेहरा जब धोते हैं, खुद को टच कर रहे हैं, हाँ हमारा स्किन ओके है, या ये मेरा हैंड है, या फिर हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो हम फ्रेश फील करते हैं, हम ज्यादा अवेयर हो जाते हैं अपने चारों ओर का। तो यानी हमारे जो सेंसेस है ना, सेंस ऑफ हियरिंग, आप सुबह उठे, मम्मी ने बोला गुड मॉर्निंग, तो आप बोलते गुड मॉर्निंग मॉम। तो ये जो आपका सेंस ऑफ हियरिंग गया, ठीक है, ये सभी चीजें ना, आप देखोगे हमारा सब कुछ साथ में काम कर रहा होता है। ठीक है? हमारे ये जो बच्चे हैं, जो स्पेक्ट्रम वाले बच्चे हैं, शुरुआत में पहले 2 साल इनका ये हर चीज एक साथ काम नहीं कर रहा होता। यहाँ पे काम आता है ओटी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में उनका काम होता है, जो छोटे वाले बच्चे होते हैं 2 से 5 साल की एज तक, उनका हम तरह तरह की एक्टिविटीज करा के, वो जो देख रहे हैं वही सुन रहे हैं, वही अगर खुशबू वाली चीज है तो सूंघ भी रहे हैं, हाथ से छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, ये सभी चीजें साथ में काम करें। ये सभी चीजें, जैसे ग्लास मेरे हाथ में, मैं इसको टच करूंगी, टेस्ट करूंगी, नहीं पानी में कोई स्मेल नहीं होता, आवाज करूंगी, मैं ऐसे करूंगी, ऐसे रखूंगी, सर के ऊपर रखूंगी, तब मैं इस ग्लास को, ये ग्लास क्या चीज है, मैं इसके बारे में जान गई। राइट? तो मेरे सारे सेंसर्स ने इसका एक मेंटल इमेज मेरे ब्रेन में बनाया। हमारे छोटे बच्चों में ये सारे सेंसेस एक साथ काम नहीं कर रहे, इसलिए ये ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, या ऐसे ऐसे कर रहा है। ठीक है? क्योंकि उनका हाथ का, दे आर नॉट फीलिंग देयर हैंड्स। ठीक है? आप चाहते हो अगर ये वो सब कुछ एक साथ काम करे, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी होनी चाहिए सेंटर में, जहां पे ये सेंसरी इंटीग्रेशन सबसे पहले करे। The most important need is to integrate the sensory needs, sensory, and to do primitive reflex. Primitive reflex एक अलग चैप्टर है, वो मैंने सेशन किया हुआ है,
वो मैं इस सेशन के बाद ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वो भी सुन लीजिएगा। इसके बाद क्या करना होता है, अगर हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी ना कर पाए तो क्या करेंगे, ये सब कुछ हम घर में कर सकते, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैंने जैसे बोला, सेंस ऑफ साइट और सेंस ऑफ हियरिंग को अगर साथ में जोड़ना हो, बेटा इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज अ ग्लास, व्हाट इज दिस, बच्चा बोलेगा ग्लास। तो यहाँ पे तीन चीज एक साथ ऐड हुई, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग एंड सेंस ऑफ टच एंड लिटिल बिट ऑफ यू नो आई कैन नॉट से, मतलब नॉलेज रादर मेमोरी बनेगी, बच्चे के माइंड में एक मेमोरी बनेगी कि अच्छा ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं क्लास। यहाँ पे आईज एंड ईयर्स साथ में काम। अगर आपने बच्चे को बोला जंप एंड क्लैप, जंप एंड क्लैप, आपने करके दिखाया, बच्चे ने आपको देखा, आपकी आवाज सुनी और उसने भी कॉपी किया, जंप एंड क्लैप। तो यहाँ पे सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन, सेंस ऑफ वेस्टिबुलर एक साथ काम करता है। ओके, तो हमारे बच्चे के डे टू डे लाइफ में हर तरह का सेंसरी नीड्स, हर तरह का सेंसरी ये जो ऑर्गन है, नोज, सेंस ऑफ टच यानी अपने बॉडी को फील करना, तरह तरह का बेंड्स करना, तरह तरह का योगा करना, जंप करना, कूदना, दौड़ना, स्क्वाट करना, एनिमल वॉक्स करना, अगर आप ये इंक्लूड करोगे, जैसे बच्चे को बोला वॉक लाइक अ टाइगर, बच्चा वॉक कर रहा है, वॉक कर रहा है, वॉक करते करते उसने एक चीज उठा के यहाँ रखा, ए लिख दिया एक पेन से, फिर वॉक कर रहा है, वॉक कर रहा है, फिर हाई फाइव किया एंड से मम्मा, बच्चे ने वॉक करते करते आपको बोला मम्मा। अभी आप क्या करा रहे हो, बच्चे को तीन चार सेंसेस को एक साथ काम करा रहे हो। जब भी आप बच्चे के तीन चार सेंसेस को एक साथ काम कराओगे तब एक हर बार एक नया तरह का सेंसरी इंटीग्रेशन हो। जब भी एक सेंसरी इंटीग्रेशन होता है तब तब एक नया लर्निंग पाथ बच्चे के ब्रेन में बनता है, नए नए न्यूरॉन कनेक्शंस बनते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स बनते हैं। ओके, सो ये उसको हेल्प करता है उसके ब्रेन के डेवलप। इसीलिए 2 से 5 साल की एज के बीच सेंसरी इंटीग्रेशन इज अ मस्ट। अगर आप बच्चे का सेंसरी इंटीग्रेशन नहीं करोगे 2 साल की 5 साल की एज में, तो क्या होगा, आगे जब वो काफी ग्रोथ हो जाएगी तो बहुत सारे सेंसरी नीड्स उसके ऑलरेडी मेट रहेंगे, वो ऑलरेडी बहुत डेवलप किया हुआ है, लेकिन कुछ लर्निंग इश्यूज आ जाएंगे, फोकस का इशू आ जाएगा, अटेंशन का इशू आ जाएगा, स्पीच का इशू आ जाएगा, हियरिंग इशू आ जाएगा। कई बार बुलाओगे बेटा इधर आओ, वो आ जाएगा, कई बार बुलाओगे वो नहीं आएगा, उसने जो सुना उसके ऊपर उसने ध्यान ही नहीं दिया। विद्या, ये भी होता है कि आपने जो सुना वो आपके कान में गया लेकिन आपके ब्रेन तक वो सिग्नल नहीं पहुंचा, वो सिंकिंग सिग्नल था, वो डिसॉल्व हो गया। ओके, दिस इज द जिस्ट ऑफ द एंटायर क्लास टुडे के what are the different stages of a growth of a child from birth till age of 1। और उस वक्त उसका एनवायरमेंट समराइज कर रही है, उस वक्त उसका एनवायरमेंट उसको मोटिवेट करता है कि वो कैसे ग्रो करे। ये हमारा ह्यूमन हमारे इंटरवेंशंस के कारण बहुत सारे इनके डेवलपमेंटल इश्यूज आ जाते हैं, जिसके कारण नॉक्ड नीज, कोर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू सीटिंग वगैरह होता है। बट इफ यू वर्क ऑन देम इट कैन बी सॉल्व, इट्स नेवर लेट। नंबर 3, there are 8 kinds of senses. All of them, when they work together, we say it's sensory integration. 3 or 4 of them, whenever they work together and it works wonderfully, we can say that the child's senses are integrated and the sensory integration is complete. This can happen both out in the open in nature. अगर ये आप बच्चे को क्लाइंब करा रहे हो, ओटी में ले जाके रॉक क्लाइंबिंग करा रहे हो, लैडर क्लाइंबिंग करा रहे हो, स्विंग करा रहे हो, तो ये अब सभी चीजें नेचर में भी हो सकती है।
क्योंकि हमारे बच्चे को जब नेचर में पार्क में लेके जाते हैं वो ये खुद से नहीं कर रहे होते हैं, इसीलिए हम उसको ओटी में लेके जाते हैं कि 1 घंटे में वो एसी रूम में एटलीस्ट वो ये करके। अगर आप चाहते हो कि आप वो ओटी सेशन ना करा के आप घर में करो, तो बच्चे को बाहर लेके जाओ, पार्क में लेके जाओ, लेकिन उसको ऐसे ही जमीन में रोल होने के लिए नहीं छोड़ो। आप उससे जंप करवाओ, उससे स्क्वाट करवाओ, आप उससे रोप रोप चढ़ना सिखवाओ, आप उससे बहुत सारा स्विंग करवाओ, तो उसका वेस्टिब्यूलर और प्रोप्रियोसेप्टिव नीड पूरा होता है। जब बच्चा जमीन में रोल कर रहा होता है, घास से खेल रहा होता है, तो उसके बहुत सारे ऑल फैक्ट्री नीड्स पूरे होते हैं, बहुत सारे विजुअल नीड पूरे होते हैं, और बहुत कुछ टैक्टाइल नीड, सेंस ऑफ टच, हाथ में स्ट्रेंथ आता है, फाइन मोटर ग्रॉस मोटर स्किल्स बन रहे होते हैं। बच्चे को आप सिंगिंग क्लास में डालते हो, जब डांस क्लास में डालते हो, इनिशियली उसको 1:1 आप सिखा सकते हो। 1:1 जब एक्सपोज करोगे, बहुत सारे कलर से प्लेडो से खिलवाओगे, तो उसके बहुत सारे सेंसरी नीड्स ऑलरेडी मेट हो जाते हैं। ये पेरेंट्स के ऊपर है कि वो कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और भी एक बात है जो मैं वर्किंग पेरेंट्स के लिए बोलना चाहती हूँ, इट्स नॉट रॉन्ग, जिंदगी ऐसी है कि सबको कमाना बहुत जरूरी है, इकोनॉमी ऐसा है। तो डज दैट मीन कि आप बच्चे को छोड़ दिए तो बच्चा आपको कभी ग्रो नहीं कर सकता? नहीं। गेट अ ट्रेन्ड नैनी। वो एक आया टाइप की नैनी के पास अपने बच्चे को छोड़ के मत जाओ। अगर आप वर्किंग हो, वर्किंग पेरेंट हो, और बहुत डिमांडिंग जॉब है, आप बच्चे के साथ वक्त नहीं स्पेंड कर सकते, दिन के आखिर में सिर्फ 1 घंटा स्पेंड कर सकते हो, तो वो 1 घंटा बहुत प्यार का स्पेंड करो। लेकिन जो आप नैनी रखो, जो मेड रखो, जो जिसके पास बच्चा रहता है, या बच्चे को अगर डे केयर में रखते हो, तो मेक श्योर वहां पे ट्रेन्ड पर्सन हो जो बच्चे को ये सारी एक्टिविटीज कराए। कम एज में ये बच्चा जितनी ज्यादा एक्टिविटीज करेगा, उसका सेंसरी इंटीग्रेशन उतना ज्यादा अच्छा होगा। वो नेचर में जितना रहेगा, उसका सेंसरी इंटीग्रेशन उतना अच्छा होगा, और बच्चे का डेवलपमेंटल डिलेज जो भी हुआ है वो क्रॉस होता जाएगा, वो अचीव होता जाएगा। और एक चीज मैंने जो बोला वो था, जब भी हम जानते हैं कि हमारे घर में एक स्पेशल बच्चा है, एक स्पेक्ट्रम वाला बच्चा है, हमें 3 चीजें चेंज करनी है। नंबर 1, हम बच्चे से कैसे बात करते हैं, हाउ वी स्पीक टू द चाइल्ड। नंबर 2, हम बच्चे के सामने आपस में कैसे बात करते हैं। और नंबर 3, हमारा वो जो जिस एनवायरनमेंट में बच्चा रहता है वो कितना डीक्लटर्ड है, कितना ऑर्गेनाइज्ड। जितना ऑर्गेनाइज रहेगा बच्चा अपने एनवायरनमेंट को उतना जल्दी समझेगा। बच्चा अपने एनवायरनमेंट को जितना जल्दी समझेगा, वो उतना सेटल होगा, उतना जल्दी बैठना सीखेगा, उतना जल्दी रिस्पॉन्ड करना सीखेगा, उतना जल्दी खुद को इंडिपेंडेंट करना सीखेगा। दैट्स इट। That's all for today. Thank you, Eliza, for joining. Thank you, Vidya, for joining. And everybody who's watching this session after the recording is uploaded, प्लीज आप सेशन जब हो जाएगा, आप अपने क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में आ रहा है, आप उसमें नीचे कमेंट में लिखना। और आज के बाद आप जब भी अपने बच्चे को देखो ना, पहले ये 3 चीजें आपने घर में चेंजेस की हुई है कि नहीं, ये नोटिस करो। अगर नहीं है तो नोटिस कराओ। बच्चे को हैवी ऑब्जेक्ट, अगर आप लगते हो कि बच्चा बहुत दौड़ रहा है, कूद रहा है, फांद रहा है, बहुत जंप कर रहा है, तो उसको ट्रैम्पोलिन की जरूरत नहीं है, उसको हैवी काम करने की जरूरत है। जब हम कपड़े कपड़े से भरी बाल्टी, when a cloth full of soiled clothes, when a bucket full of soiled clothes, when you put in the washing machine, तो बच्चे को बोलो तुम उठा के लेके जाओ और वॉशिंग मशीन में टिप करो। हाफ बाल्टी पानी उठा के यहाँ से वहां रखना, या मग से पानी इधर से उधर करना, या फिर एनिमल वॉक्स करना, अपने हाथ के ऊपर वॉक करना, व्हील बैरो, अपने तरह तरह के बेर वॉक, क्रैब वॉक, आई थिंक मंकी वॉक, गोरिल्ला वॉक, तरह तरह का वॉक्स होता है। ये आप यूट्यूब से डाउनलोड करो और बच्चे को जरूर कराओ। इससे बहुत सारे वेस्टिब्युलर नीड और प्रोप्रियोसेप्टिव नीड पूरे होते हैं। जब ये पूरा हो जाता है ना, आपका बच्चा रेडी हो जाता है, यस मम्मी मुझे सिखाओ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। जब तक सेंसरी नीड्स मेट नहीं होंगे, जब तक प्राइमरी प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन मीट मेट नहीं होगा, तब तक बच्चा पढ़ने के लिए रेडी नहीं रहता है। इसीलिए 2 से 5 साल की एज तक अगर आपका बच्चा स्पेक्ट्रम में है, अगर नहीं भी है, आप सोच के देखो, न्यूरोटिपिकल बच्चा जो भी कूदा फादी कर रहा होता, वो एक्चुअली सेंसरी इंटीग्रेशन वाला सारा काम कर रहा होता। चीजें उठाना पसंद करता है, भारी चीजें भी उठा लेता है, समरसॉल्ट करता है, गुलाटियां मारता है,
कूदा फांदी करता है, चीजों पे चढ़ जाता है, इससे बेसिकली वो अपने सेंसरी नीड मेट करता है, उसकी बहुत सारी सेंसरी इंटीग्रेशन नेचुरली हो जाता है। हमारे बच्चे क्या करते हैं, लाइन अप करते रहते हैं या जमीन पे सोए रहते हैं या फिर गाना गाते रहते हैं, तो ये खुद से नहीं करते अपना इंटीग्रेशन, इसीलिए इनको हमें हेल्प करना पड़ता है। आई जस्ट समराइज्ड, Vidya, you join the class of these elder kids also, and then where there we will discuss one is to one. और ओके स्पेशली मैम। आपके बच्चे के लिए चाहिए तो मुझे डीएम करो, व्हाट्सएप पर, we will talk. Then we will call on, take a call. ओके मैम। ओके मैम। Thank you very much. I'm ending थैंक यू this सो call. मच। Thank you. Thank you. थैंक यू All मैम। this will be recorded and uploaded on YouTube and Facebook both. I'll share the ओके link. मैम। ओके Thank मैम। you. थैंक यू। Bye. Thank you, बाय Eliza. Thank you, Vidya. Thank बाय you, मैम। Priyanka and Shraddha. Thank you.